हेलो। आज मैं क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बता रहा हूँ, जो कि बायोलॉजी से है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से है कि कौन सा बुक से बताया जा रहा है। तो ये बुक एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं। जिन भी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हो, बुक्स कोई भी हो, लेकिन लेसन्स वही होते हैं। भले ही राइटर अलग अलग हो, राइटर उसे अपनी अलग अलग शैली से लिखते हैं, अपने अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन पढ़ना वही होता है जो कि अदर बुक में होता है, क्योंकि सभी बुक एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही चलता है। तो क्लास 8 का है ये फर्स्ट लेसन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या है ये जान लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन, और एंड मैनेजमेंट मीन्स उसका प्रबंधन। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो घर का कार्य हो या फिर अदर कुछ भी। आप जो भी करते हो उसमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि वह काम सुचारू रूप से हो और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हो। तो ठीक उसी प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। यदि उसे मैनेजमेंट तरीके से किया जाए तो वो बेहतर फसल हमें देती हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कार्य में हम प्रोडक्शन यानी कि किसी भी कार्य में मैनेजमेंट अच्छे तरीक़े से करें तो वह काम आसानी से और अच्छा होता है। जैसे घर के कामों में यदि सही से मैनेजमेंटिक तरीके से किया जाए तो वह आसानी से और अच्छा तरीके से होता है। ठीक उसी तरह से कोई फंक्शन वगैरह का मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, जो कि फर्स्ट लेसन है क्लास 8 की बुक का। जैसे कि जब बुक में बदलाव हो रही थी, एनसीईआरटी बुक चेंज हो रही थी या फिर रिन्यू हो रही थी, चेंज तो नहीं रिन्यू हो रही थी। तो रिन्यू होते समय इसमें 2 कैरेक्टर डाले गए, जिसमें से एक का नाम है पहेली और दूसरे का नाम है बूझो, जिनके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते, तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वो अपने क्वेश्चंस की को सॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बूझो और पहेली जो है वो अपने अंकल के यहाँ जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों की छुट्टी में। उनके अंकल जो है एक फार्मर हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो वो कुछ टूल्स देखते हैं, जिसमें से खुरपी, स्किल, सॉल, प्लग, एक्सेट्रा। तो उस समय बूझो के मन में क्वेश्चन आता है, वांट टू नो। बूझो के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं जानना चाहता हूँ, वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। ये जो टूल्स हैं इसका मैं कहाँ और कैसे उपयोग करूँ। लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछली क्लास में यानी मीन्स पिछली क्लास यानी कि इससे पहले क्लास 7 6 में ये कुछ पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसे वो जो है अपने फूड बनाते हैं, है ना। और उन्हीं में से प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना फूड सेल्फ बनाता है, सेल्फ प्रोड्यूस करता है। इसे ना तो किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, किसी अदर लिविंग थिंग पे डिपेंड इसे नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। फोटोसिंथेसिस भी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें से प्लांट जो है वो सॉइल से मिनरल एंड वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट इस लेने के बाद उसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के थ्रू जो है अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर लेता है। हम भी मीन्स प्लांट छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी किसी न किसी दूसरे लिविंग थिंग पर निर्भर रहते हैं अपने फूड के लिए। We already know that the energy from food is instilled and by organism from carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plant or animal both.
ठीक उसी प्रकार से हमें पता है कि जो एनर्जी जो है ना, ये जो एनर्जी जो है ये प्लांट बॉडी के अंदर कैरी होते हैं, इधर से उधर कैरी होके जाते हैं ऑर्गेनाइज्म में। कैसे कैरी होते हैं उसके लिए कुछ फंक्शंस पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, जिसमें से डाइजेशन, पाचन तंत्र, रिस्पिरेशन, श्वसन तंत्र एंड एक्सक्रेशंस, उत्सर्जन तंत्र। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, हमें जो भी फूड मिलते हैं वो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से, या सिंपली कह सकते हैं कि बोथ, दोनों से मिलते हैं। ओके, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब बूझो के मन में एक और क्वेश्चन आता है कि इतने बड़े कंट्री में, मीन्स इतने बड़े कंट्री में इतने लोग हैं, तो इनके पास फूड कैसे पहुंचेगा, इतने फूड कहाँ से मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर पहली देती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। वो सिंपल आंसर देती है कि जितने पॉपुलेशन हो, जितनी पीपल हो, जितने लोग हो, उसी स्केल में यदि हम फूड प्रोड्यूस करें तो हो सकता है, ये संभव है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज प्रोडक्शन, ये कैसे करना होगा, एक लार्ज प्रोडक्शन यानी कि पूरा का पूरा बड़े स्केल में इसे जैसे लार्ज प्रोडक्शन करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, यानी कि लगातार उत्पादन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, और प्रॉपर मैनेजमेंट यानी कि उसे मैनेजमेंट भी सही तरीके से करना होगा। एंड जब मैनेजमेंट वगैरह होने के बाद लास्ट में इसका जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी करना जरूरी है। एग्रीकल्चरल पार्टिकल टिल 10,000 BC, आज से 10,000 साल पहले लोग जो है वो नॉनमेडिक रहते थे। नॉनमेडिक मीन्स घुमंतुक रहते थे, वो इधर उधर घूम के अपने फूड को खोजते रहते थे, कच्चे फल फूल को खा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो वो अपने फूड के लिए एनिमल पे डिपेंड होना शुरू कर दिए, जानवरों पे डिपेंड होना शुरू कर दिए, और वो जानवरों को मार के उनका कच्चा मांस खा जाते थे। कुछ दिनों के बाद, इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद लोगों ने फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, जिनमें से कुछ क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, जैसे राइस, वीट एक्सेट्रा। तब जाके एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का जन्म हुआ। When plant of the some kinds are grow and cultivated at one place, जब कुछ स्पीसीज, प्लांट के कुछ स्पीसीज एक ही जगह पे ग्रो किए जाते हैं यानी कि उगाए जाते हैं लार्ज स्केल में, जैसे गेहूं को काफ़ी लंबे स्केल में यानी काफ़ी बड़े खेत में उगाया जाता है, तो इसे क्रॉप कहते हैं, इसे फसल कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्लांट गेहूं का है, एक प्लांट टमाटर का है, एक प्लांट इसका है, एक प्लांट उसका है, तो ऐसे लगाने से वो फसल नहीं कहलाते हैं, वो जनरल आप अपने लगाते हैं। और यदि उसी को लार्ज स्केल में लगाया जाता है तो वो क्रॉप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट का क्रॉप है ना, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट प्लांट ग्रो इन द फील्ड, इसे खेत में लगाया जाता है। दैट आर द of wheat. You already know the crop of a different types like carols, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season. हमें पता है कि कुछ ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो सीजन पे बेस्ड होते हैं, या सीजन पे क्लासिफाइड किया रहता है, क्योंकि ये सीजन में ही, कुछ खास सीजन में ही उगते हैं और कुछ खास सीजन के लिए ही होते हैं। इसी तरह इंडिया जो है वो काफ़ी, यहाँ का जो है मौसम, यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अलग है, यहाँ काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ जो है कहीं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होता है,
कहीं का टेम्परेचर अलग होता है और कहीं का टेम्परेचर अलग होता है, कहीं ह्यूमिडिटी होती है, कहीं रेनफॉल होती है, और वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंगली टू देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप। इसी कारण से यहाँ पे क्रॉप्स की काफ़ी सारी वैरायटी हैं, फसल की काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। इतनी वैरायटी होने के बाद इसी डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। डिस्पिट द डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इस कारण से हम दो तरह से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो तरह से क्रॉपिंग को जान सकते हैं, इसके दो पैटर्न के अनुसार जान सकते हैं। दीज आर फर्स्ट जो है वो खरीफ क्रॉप, जिन्हें ऐसे एक ऐसा क्रॉप है जिन्हें जो है ये रेनी सीजन में इसे लगाया जाता है और उन्हीं रेनी सीजन में ही काट लिया जाता है। जैसे भारत में रेनी सीजन कब आती हैं, तो ये जून में आती हैं और सितंबर में ख़त्म होती है, यानी इन्हें जून में लगाया जाता है। इस ऐसे प्लांट को जून में लगाया जाता है, ऐसे क्रॉप को जून में लगाया जाता है और सितंबर में इसे काट के हटाया जाता है। जिनमें से आता है पैडी यानी धान, माइस मकई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन एक्सेट्रा खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं ये। उसी प्रकार से रबी क्रॉप जो है इसे कटने के बाद, ठीक इसे कटने के बाद ही लगाया जाता है, यानी खरीफ फसल के कटने के बाद लगाया जाता है, क्योंकि सितंबर के बाद जो है वो शीत ऋतु मीन्स विंटर सीजन आ जाती हैं, ठंड का दिन आ जाती हैं और ठंड के दिनों में रबी क्रॉप लगाए जाते हैं। इसका टाइम आता है अक्टूबर से, अक्टूबर में इसे लगाया जाता है और मार्च में इसे हटाया जाता है, काटा जाता है, या मार्च में ये हो जाती है। उन्हीं में जैसे एग्जांपल में आपका आता है वीट, गेहूँ अक्टूबर में ही लगता है, चना अक्टूबर में ही लगता है, पी यानी मटर ये भी उसी समय लगता है, और मस्टर्ड ये भी ठंडे के समय ही लगता है। और इन्हीं में से बेस्ट, इसी पे आधारित कुछ दाल है ना और सब्जियां भी लगाई जाती हैं। बेसिक पार्टिकल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कुछ बेसिक पार्टिकल्स जो हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के देखते हैं। इसे जब बेसिक पार्टिकल, तो इसमें से फिर बूझो के मन में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन। इनके मन में क्वेश्चन आते हैं कि पैडी, धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है। पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, तो पहली बताती है कि पैडी को चाहिए लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी। देयरफॉर इट्स ग्रो ओनली द रेनी सीजन, इसी कारण से ये जो है ये रेनी सीजन में ही ग्रो होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सर्वाइवल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी कारण से जो है ये फार्मर को पता होता है कि कौन से टाइम में उसी टाइम में लगाते हैं जब वो ग्रो कर पाते हैं। यू मे फाइंड द दिस activities are similar to those carried out by gardener or even by you, and you grow an ornamental plant in your house. These activities are refund. To agriculture particles activities are
ब्लो। आप इसे देख सकते हैं, आपके घर में गार्डनर वगैरह होंगे, माली वगैरह, तो देख सकते हैं जो फूल लगाते हैं वो भी कोई सीजन में ही लगते हैं और सीजन में ही हटा के फिर दूसरे फूल लगाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं इसके जो एग्रीकल्चर पार्टिकल्स होते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स यानी मिट्टी को बनाना, सॉइंग उसे तैयार करना, सोविंग यानी कि उसे उसमें जो सीड्स वगैरह डालने के लिए जो होता है उसे तैयार करना, एंड उसके बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम जब ये प्लांट ग्रो कर जाती हैं, है ना, प्लांट ग्रो कर जाती हैं तो इसमें हम डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इसका मतलब सिंपल है। मैन्योर का मतलब गोबर होता है, गोबर वगैरह जो डाला जाता है, जो वेस्ट होते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट, है ना, ये गोबर वगैरह। और फर्टिलाइज़र का मतलब जो मार्केट से उर्वरक, मीन्स जिन्हें जनरल ग्रो करने के, प्लांट ग्रो करने के लिए डाला जाता है, वाइट और ब्लैक, ये रेड फास्फोरस टाइप में ही होते, फास्फोरस वगैरह होते हैं। उसके बाद है इरिग्रेशन। इरिग्रेशन जब ये सब डाला जाता है उसके बाद इसे इरिग्रेशन किया जाता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम वेड, फिर उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, देख रेख किया जाता है। और आपका जो आता है 6 नंबर में हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है इसे काटना। उसके बाद आता है स्टोरेज, इसे फिर स्टोर करना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आप देखोगे कि सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पद्धति का यूज़ करते हैं। किसान इसे जो है अपने यहाँ पे अलग अलग तरीक़ा से इसे मिट्टी को तैयार करता है, क्योंकि सबसे पहला बात है कि प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे पहले प्लांट जो भी हम सीड्स डाल रहे हैं उसे अंकुर होना ज़रूरी है। अंकुर तभी होता है जब उसे थोड़ा सा नमी मिले और थोड़ा सा सूखा हुआ मिले, और मिट्टी वो हल्का होना चाहिए, मीन्स वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़े से प्रिपेयर करता है। और ये जो प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं ये कहलाते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। जैसे हल चलाना मिट्टी में, आलू लगाने के लिए काफ़ी दिनों तक हल चलाना पड़ता है, तो हल चलाना पड़ता है, या फिर उस मिट्टी को उखाड़ना पड़ता है ताकि मिट्टी लूज़ हो और मुलायम हो और सूखा हुआ ड्राई हो। तो जब उसमें आलू या सीड्स वगैरह डाला जाता है तो सीड्स जो कुछ दिनों तक हीट होने के बाद उसमें जब वाटर जाती है तो वह अंकुर ऑटोमेटिकली आती है, और अंकुर आने के बाद वह प्लांट बनना ईजी होता है। तो ताकि, और इसका एक और रीज़न ये आता है कि यदि मिट्टी हल्का होती है, यानी उसे इस तरह से उसकी खेतों की जुताई वगैरह किया होता है तो मिट्टी हल्की होती है और उसमें एयर आने जाने के लिए जगह होती है। दबा हुआ मिट्टी में एयर और वाटर कम आ जा सकती है, इसलिए जब ये मिट्टी को प्रिपेयर कर दिया जाता है तो आसानी से वो मिट्टी के अंदर हवा आ जा सकती है, और इनकी हवा वगैरह आने से मिट्टी हल्की होती है और इसकी प्लांट की जो रूट है वो फैलने के लिए जगह भी काफ़ी मिल जाती है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ loosening and turning of the soil is called tickling and plugging। ये प्रोसेस कहलाती है टिल्लिंग एंड प्लगिंग। तो एग्रीकल्चर एलिमेंट्स वही जो अभी हम बताए, सेम वही चीज़ें, है ना। और इसे तैयार कैसे किया जाता है ना, तो इसके लिए कुछ टूल्स का जो है उपयोग किया जाता है ना। तो इट्स सबसे पहले होल देखते हैं। इट इज़ a simple tool which used to the remove weight and loosening the soil। ये मिट्टी को हल्का करने के लिए सिंपल टूल है। it has a long rod of wood और आयरन, या एक लंबे रॉड होते हैं और किस चीज़ का, लकड़ी का या फिर लोहे का।
a strong board and bent plate। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड होते हैं और बेंच प्लेट होते हैं जो आयरन का वो एक सिरे पर फिक्स होता है, जिसे हल कहते हैं, टू फ्लॉग। ओके, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये हल किस तरह से होता है ना। यदि इसे बनाया जाए लकड़ी का, तो लकड़ी का तो सिंपल इस तरह से होता है, ये इसे प्लग या हल बोला जाता है। लेकिन इसी को यदि दूसरे तरह से बनाया जाए, मीन्स मॉडर्न तरीके से, तो ये इस तरह से होता है हॉल, जिसमें भी वही सिंपल उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए इसमें भी ग्रिप होता है, जैसे हल में हैंडल पकड़ते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी ग्रिप होता है ना, जिस पे आराम से पकड़ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से ये रहा बेंच प्लेट जो मिट्टी को की खुदाई करता है। और उसी प्रकार एक रॉड है, लंबा सा रॉड यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, रॉड है। और फिर है बैम बीम, जहाँ पे दो बैलों को बांधा जा सकता है, दो बैलों को बांधा जा सकता है या खुद इसे पकड़ के खींचा जा सकता है। अब एक कल्टीवेटर 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 जो है ये ना तो इसमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, और मीन्स किसी भी लिविंग थिंग्स के बिना ज़रूरत के ही हो सकता है, कोई एक ही इसमें जाके वर्क कर सकता है कल्टीवेटर के थ्रू। कल्टीवेटर जैसे ट्रैक्टर से जुताई करना, खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करना, ये कल्टीवेटर होता है। उसके बाद आती है सोइंग। सोइंग मीन्स इसमें सीड्स को डाला जाता है, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो इसके बाद सीड्स को डाला जाता है। और सीड्स को डालने के लिए क्या क्या देखना चाहिए हमें। सोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी सीड, इसमें चाहिए एक अच्छे क्वालिटी का सीड चाहिए, क्योंकि सीड जितने अच्छे क्वालिटी का होगा उतने अच्छे प्लांट होते हैं। यदि आप गेहूँ लगा रहे हैं या राइस लगा रहे हैं, मीन्स पैडी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीड्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गेहूँ में जो है कीड़े लगने के कारण खोखले हो जाते हैं, चना वगैरह खोखले हो जाते हैं, या फिर राइस वगैरह खोखले हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखना होगा। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से किसान जो है वो सीड सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज़ करता है, जो कि उन्हीं में से आता है आपका गुड क्वालिटी को सेलेक्ट करने के लिए। जब गेहूँ वगैरह लगाया जाता है तो गेहूँ को लाने से, यानी कि सीड्स को लाकर सबसे पहले पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने से जो हल्के सीड्स होते हैं, आप क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण। तो उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उसे अलग करने के तरीके जैसे बताए गए थे। तो उसी में से ये भी है कि सीड्स में से जो ख़राब सीड्स होते हैं उसको अलग करने के लिए, जो ख़राब होते हैं उसमें होल होते हैं, होल होने के कारण उसमें हवा घुसी होती है। तो जब इस सीड्स को वाटर में डाला जाता है तो जो ख़राब सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो फार्मर इसे वहाँ से छाँट के अलग कर देता है और अच्छे सीड्स को ही लगाता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, देखिए यहाँ पे पहले के मन में फिर क्वेश्चन आते हैं, या कुछ तरह के वो सोचती है। वन डे आई सो माई मदर पुट सम गार्न सीड्स इन द वेजल एंड पोर सम ऑफ वाटर देम। देखिए वो इसे याद आता है कि एक बार इसकी माँ जो है वो कुछ चना को वो पानी में डुबोती हैं। आफ्टर फ्यू मिनट सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द टॉप। और कुछ देर बाद वो देखती हैं कि वो कुछ चने के जो हैं सीड्स वो ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देते हैं। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट इन वाटर। तो सिंपल है कि कुछ सीड्स जो हैं पानी में इसलिए तैरते हैं क्योंकि वो उसके अंदर हवा भरी रहती है, वो सीड्स ख़त्म हो गई होती हैं, वो ख़राब हो गई होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये आप भी करके देख सकते हो। आपके घर में यदि गेहूँ वगैरह हो या फिर चावल वगैरह हो तो इसे आप पानी में डालें। यदि चावल ख़राब होंगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, और यदि अच्छे होंगे तो वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, या गेहूँ पानी के नीचे बैठ जाएंगे तली में।
फिर है ट्रेडिशनल टूल्स। इसे लगाने के लिए ट्रेडिशनल टूल्स का उपयोग किया जाता है, पुराने तरीके से भी लगाया जाता है, जैसे कि एक एक करके हल आगे चलती रहती है, उसके पीछे जो है वो लगी होती है फनल टाइप का पाइप, के थ्रू सीड्स को उसमें एक एक करके डाला जाता है, और वो सीड्स वो हल के साथ धीरे धीरे वो सीड्स उसमें अंदर ज़मीन में रख दी जाती हैं। इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग के नाम से जाना जाता है, या इसे हाथों के द्वारा लगाई जाती है। मकई वगैरह के समय लगाने के समय इसका यूज़ होता है। इस तरह से मकई वगैरह लगाया जाता है। गेहूँ वगैरह को तो हाथ से ही इसी तरह से गेहूँ वगैरह भी लगाए जाते हैं। इसके बाद है सीड ड्रिल। नाउ डे द सीड ड्रिल मीन्स ये इस तरह का जो सीड ड्रिल मशीन के थ्रू इस तरह से लगाया जाता है। सीड ड्रिल यानी कि इससे ड्रिल किया जाता है, पहले गड्ढा किया जाता है और गड्ढा करने के बाद सीड्स को वहाँ पे डाल दिया जाता है। इसमें एक खास डिस्टेंस दिखाया जाता है जिसमें से कितने डिस्टेंस में सीड्स लगाए जाएंगे, ये इससे अनुसार से बना होता है, जिसमें प्रॉपर डिस्टेंस में ही लगाया जाता है ताकि आसानी से वो प्लांट ग्रो करे और उसे ग्रो करने के लिए अपने लिए काफ़ी जगह मिल पाए। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। देयर इज़ नर्सरी, बूझो के जो है वह स्कूल के पास नर्सरी है जहाँ पे प्लांट वगैरह बेचा जाता है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर कीप इन स्मॉल बैग। उसमें से इन्होंने देखा है कि लिटिल छोटे छोटे प्लांट को एक स्मॉल बैग में रखा जाता है। वाई आर दे कीप लाइक दिस? पहली, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट सच एज पैडी और फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी। सीड, कुछ प्लांट के जो हैं सीड्स, ये पहले ग्रो नर्सरी में ही होते हैं, इसलिए इसे अलग अलग रखा जाता है। व्हेन द ग्रो इनटू plant plantlets they are transplant in the field। और फिर जब ये ग्रो कर जाते हैं वहाँ पे नर्सरी में काफ़ी मात्रा में, तो इसे ट्रांसप्लांट फीड में अलग अलग दूरी पे लगाया जाता है ताकि वो आराम से ग्रो कर सके। सम ऑफ फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावर प्लांट आर आल्सो ग्रो इन द नर्सरी। जैसे कि आप लोग देखें और बताएं कि ये ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर डिस्टेंस में लगाया जाए, क्योंकि यदि एक ही जगह पे सारे प्लांट को लगा दिया जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जगह पे उसे मिनरल सही मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, और जब मिनरल सही मात्रा में नहीं मिल पाएंगे तो प्लांट ग्रो नहीं होंगे, और ग्रो नहीं होंगे तो क्रॉप्स जो हैं फसल यानी कि अच्छी फसल नहीं होगी। इसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसके बाद जब प्लांट थोड़ा ग्रो हो जाते हैं तो उसे और बढ़िया से ग्रो होने के लिए या फिर उसके ग्रो अप होने के लिए इसमें फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर डाला जाता है। मैन्योर तो जिस समय प्लांट लगाए जाते हैं उसी समय डाला जाता है। आई सो a hairy crop growing in a farmer in the neighboring from the plant we walk. Why some plant grow better than other? ये जो है ये देखा है बूझो कि इसके नेबर में कुछ लोग जो फार्मर जो हैं वो प्लांट लगाते हैं, और प्लांट लगाते हैं तो इन्होंने देखा कुछ प्लांट जो हैं वो वीक है और कुछ प्लांट अच्छे हैं। तो इसमें से अब फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे प्लांट वीक होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जिसे उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ये उर्वरक देने से इसमें से डिफरेंट डिफरेंट तरह के उर्वरक होते हैं, है ना। एक नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए होते हैं वाइट कलर का फर्टिलाइज़र होते हैं। फिर
इसे डिफरेंट तरीक़े से तैयार किया गया फर्टिलाइज़र ब्लैक कलर के भी होते हैं। जब इसे प्लांट को लगाया जाता है, लगाने के बाद ये प्लांट थोड़ा ग्रो होने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र या मैन्योर डाल के इसे के लिए मिनरल, प्लांट के लिए मिनरल वगैरह रेडी होते हैं। इसे यदि इसमें गोबर वगैरह डाला जाता है तो प्लांट को उससे मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स मिलते हैं तो वह तेज़ी से ग्रो करता है और बढ़िया फसल होती है, बढ़िया क्रॉप होती है। जिसे आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें एक्टिविटी बताया गया है कि ABC 3 ठो आपको लेना है। ABC 3 कब लेना है, जिसमें से एक में जो है वो मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, जिसे C में नहीं डाला गया है। A में मैन्योर डाला गया है और B में फर्टिलाइज़र डाला गया है। फर्टिलाइज़र डाला गया है तो देखिए जिसमें फर्टिलाइज़र डाला गया है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, और A जो है वो थोड़ा धीमी गति से, क्योंकि मैन्योर जो है वो उतनी तेज़ी से तो ग्रो नहीं कर पाती है, इसलिए मैन्योर के बाद भी फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी होता है, ताकि फर्टिलाइज़र डालने से वह और तेज़ी से और अच्छा तरीक़ा से प्लांट हेल्दी हो ग्रो, इसलिए। और जिनमें नहीं डाला गया उसमें भी प्लांट ग्रो हुए हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हुए। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। इसमें जो है फर्टिलाइज़र में देखते हैं आप, फर्टिलाइज़र इज़ अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, यानी कि रासायनिक सॉल्ट है ये। इसे केमिकल फैक्ट्री वगैरह में रासायनिक तरीके से बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। उसी तरह से मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है ना। मैन्योर यानी कि गोबर वगैरह नेचुरल सब्सटेंस है। इसे ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिंग यानी सड़ा के, है ना। क्या चीज़ सड़ा के? ऑफ कैटल डगिंग। कैटल डगिंग मीन्स गोबर वगैरह, है ना। ह्यूमन वेस्टेज, प्लांट वेस्टेज, प्लांट रिड्यूस। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड में इसका देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब मैन्योर यानी कि उर्वरक को फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को फील्ड में तैयार किया जाता है, यानी कि खेतों में ही। A fertilizer does not provide any humus of the soil। फर्टिलाइज़र जो है कोई भी ह्यूमस यानी प्रोवाइड नहीं करता है मिट्टी को। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, है ना। ये ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस सॉइल को देता है, यानी कि क्योंकि ये खुद सड़ा हुआ गला हुआ से बना होता है गोबर वगैरह, इसलिए इसमें लिक्विड भी होती हैं और ह्यूमस भी होती हैं, जबकि फर्टिलाइज़र में कोई इस तरह का ह्यूमस नहीं होता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें फर्टिलाइज़र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने, प्लांट को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर देता है। मैन्योर इज रियरली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है मैन्योर में कम मात्रा में ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कम मात्रा में होती हैं। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यदि मैन्योर लगाते देते हैं, गोबर वगैरह देते हैं, इसका क्या एडवांटेज होते हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस is because it enhance the water holding capacity of soil। यदि हम गोबर वगैरह डालते हैं तो ये वाटर, मिट्टी में जो है, मिट्टी में वाटर पानी को रोक के रखता है, क्योंकि ये खुद धीरे धीरे मिट्टी बन गई होती है, या मिट्टी बन गई होती है, तो इसे जो है लॉक कर देता है, ताकि उसकी जड़ों के पास पानी का यानी कि ह्यूमस नमी बनी रहे। इट्स
make the soil prawns due which exchange of gases become easily। और इस कारण से ये इसमें गैसेस जो है एक्सचेंज आसानी से हो पाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव्स। और ये जो है माइक्रोवेव्स यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रोवेव्स वैसे जीवों का जन्म देती हैं या फिर इंक्रीज करवाती हैं जो फ्रेंडली होते हैं, प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं और हमारे लिए भी फ्रेंडली होती हैं, है ना, इसलिए ये इंक्रीज करती हैं। इट इम्प्रूव आ टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अब है इरिगेशंस। इरिगेशंस का मतलब है सिंचाई करना, पानी वगैरह देना कैसे कैसे, है ना, क्योंकि जिस प्रकार से प्लांट हम लगाते हैं तो प्लांट को समय समय पे पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा और उसे वाटर नहीं मिलने के कारण से वो खुद के लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। जब वो फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा, खाना बना ही नहीं पाएगा, तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें पानी डाला जाता है। और ये पानी डालने की पद्धति जो होती है, एक बार पानी डालने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो पूरा वहाँ का लैंड जो है वो ड्राई हो, और ड्राई होने के बाद फिर से पानी डाला जाता है, यानी कि उसे गीला रखा जाता है, उसे लगातार पानी मिलते रहती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट द watering the plant last summer में plant dry up and dry। और इन्होंने देखा कि इस बार समर के सीजन में प्लांट जो हैं लस्ट प्लांट जो है वो ड्राई एंड ड्राई होता है, सूखता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में से इसे पानी देने के लिए कहाँ कहाँ से सोर्सेस आती हैं, तो कुआं से, ट्यूबवेल से, तालाब से, व्हील्स, ट्यूबवेल, लेक्स, पाउंड, रिवर, डैम एंड कैनल्स, नहर से। सिंपल, वेल्स मीन्स कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स, ओके, पाउंड्स मीन्स तालाब, लेक्स झील, रिवर्स नदियाँ, डैम एंड कैनल्स नहर। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स में आता है कि द वाटर अवेलेबल इन वेल, जो कुआं में पानी होते हैं, कैनल में होते हैं, इनसे इनको डिफरेंट डिफरेंट जगहों तक पहुंचाया जाता है कैटल और ह्यूमन लेबर के थ्रू। कैटल और ह्यूमन लेबर यानी जानवरों के द्वारा या फिर ह्यूमन्स के द्वारा। इसमें से दो तरह के होते हैं, मोट पुली सिस्टम एंड चेन पंपिंग। जैसे कि आप चेन पंपिंग में देख रहे हैं कि इसमें से चेन पंपिंग के थ्रू किस तरह से वाटर को फील्ड के और ले जाता है ना। और मोट पंपिंग ये रहा आपका, मोट के थ्रू यानी पानी को निकाल के फिर वहीं पे उड़ेल देना ताकि वहाँ से होते हुए धीरे धीरे वो नालों के थ्रू, जो नाला बना होता है जिसके थ्रू वहाँ तक पहुँचता जाए। चेन पंपिंग के थ्रू चेन लगा होता है जिसके थ्रू जानवर से बना होता है एक, है ना। फिर उसके बाद ढेकली में एक लकड़ी होता है जो एक तरफ से भारी होता है, एक तरफ से हल्का होता है। तो जिधर भारी होता है वो ऊपर उठा हुआ होता है ताकि बाल्टी वो बाहर रहे, और फिर ह्यूमन्स उसे नीचे धकेलते हैं, पानी लेता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है इसमें, है ना। फिर रहट लेवर सिस्टम, इसमें जानवर जो है इसे एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और एक चक्की के जैसा चक्र घूमता रहता है, जिसके बाद वो पानी को से बाहर निकलता रहता है, पंपिंग होता रहता है और कंटिन्यूसली पंपिंग होते रहता है जिससे वो ले जाया जाता है उसके बाद है मॉडर्न मेथड में से आता है स्प्रिंकलर सिस्टम।
स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स में से आपका आता है, जिसमें मोटर लगा होता है और मोटर के थ्रू पानी को निकाला जाता है और उसे खेतों तक पहुंचाया जाता है, प्लांट तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में इसे जो है पहला जो स्प्रिंकिंग सिस्टम में स्प्रे किया जाता है, ऊपर से प्लांट को स्प्रे किया जाता है, और ड्रिपिंग सिस्टम में इसे जड़ों तक पानी पहुंच जाता है, जड़ों में पानी दिया जाता है, ना कि ऊपर से छिड़का जाता है। जैसे कि दिखाया गया है आपके इमेज में, ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वाटर को छिड़का जा रहा है ना, मोटर के थ्रू वाटर बाहर आ रहे हैं और उसे छिड़का जा रहा है प्लांट के ऊपर, ताकि मिट्टी भी गीली हो और प्लांट भी गीला हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसमें पानी को जो है वो वहीं पे छोड़ दिया जा रहा है, एक पंपिंग के थ्रू यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है, ताकि इसके बाद ये आसानी से इधर उधर हो सके और सभी जगह पे सभी के जड़ों तक पानी पहुँच सके। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। अब प्लांट जब ग्रो हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसी कुछ ऐसे वेट वगैरह से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि प्लांट को प्रॉब्लम ना हो, ख़राब ना हो। इसके लिए बुझो एंड पहले वेंट टू अ नियरली wheat field and saw that where some other plant in food have this other plant been planted properly in the in a field. Many other undesirable plant of many grow। देखो क्या है ना कि जब ये बूझो जो और पहले खेत जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट जो हैं उगे जो है ही नहीं, हो गेहूं के खेत में गेहूं के साथ कुछ अननेसेसरी प्लांट, जिसके बाद जो कि उपयोगी प्लांट नहीं फिर भी वो उगे हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि वो प्लांट जो है नेसेसरी प्लांट की भी फूड को लेता है, क्योंकि वो वहीं पे लगा होता है, वहीं पे उग जाते हैं। तो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ये गेहूं के मिलने की जगह गेहूं का जो हिस्से का जो होता है वो भी ले लेता है, उसके भी हिस्से हो जाते हैं। इसलिए वैसे प्लांट को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, टाइमली उसे रिमूव कर दिया जाता है खेतों से। और यदि इसे रिमूव दो तरह से किया जाता है, या तो पहले ही इसमें दवाई डाल दी जाती है खेतों में, ताकि वैसे अननेसेसरी प्लांट ग्रो ही ना करे, और जिसे ग्रास वगैरह ग्रो ही ना करे, जिससे बेहतर तरीक़ा से फसल हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो ह्यूमन्स उसे अपने हाथों से, यानी कि लोग अपने हाथों से, फार्मर अपने हाथों से उसे निकालता है। वेट्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग कैरिड केमिकल। ये कहलाता है वीडक्राइड, जिसमें केमिकल के थ्रू छिड़काव करके इसी प्लांट को मारा जाता है, उसे वीडक्राइड के नाम से जाता है। स्पेयरिंग वीडक्राइड Did वीडक्राइड have many effect on the preparation of person of handling a वीडक्राइड स्प्रे। इसमें से दवाई डाला होता है, जो दवाई को स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर से, ताकि ये प्लांट को कुछ ना हो, बल्कि वैसे अननेसेसरी प्लांट मर जाए। और साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट की लीफ वगैरह में या फल वगैरह में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय भी स्प्रे करके दवाई डाला जाता है, जिससे कि वो आसानी से उस एनिमल उस माइक्रोवेव जो नेसेसरी माइक्रोवेव नहीं होते हैं वैसे कीड़े को मारा जा सके, और वैसे प्लांट को भी मारा जा सके। इसके बाद ये धीरे धीरे ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने के बाद वो रेडी हो जाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। कटाई के लिए सिकल का यूज़ किया जाता है, जिसमें फसल जब बड़े हो जाते हैं, क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, तो उसे कटाई करके उसे अलग स्टोर किया जाता है। तो कटाई करने के लिए सिकल का यूज़ छोटे स्केल खेतों में किया जाता है, लेकिन लार्ज स्केल खेतों में कॉम्बाइन मशीन यानी थ्रेसिंग के थ्रू अलग किया जाता है। कॉम्बाइन मशीन दो मशीन का
एक में मिला हुआ होता है, जो कि एक तरफ से कटाई करती है, दूसरी तरफ से भूसे को वहीं अलग करके रख देती है। और भूसे को अलग करके रखने के बाद फार्मर इसे भूसे को वहीं पे खेतों में ही जला देते हैं। लेकिन वहीं पहली सोचती है कि हार्वेस्टिंग तो हो जाने के बाद जब भूसे वहीं रह जाते हैं और उसे जला दिया जाता है तो इससे काफ़ी पोल्यूशन होते होंगे, जलने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होते होंगे। और प्रदूषण होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि क्रॉप्स बगल के जो खेतों में लगे होते होंगे वो भी जल जाते होंगे, जिससे काफ़ी डैमेज होते होंगे। इसके बाद जो है जब ये थ्रेसिंग मशीन से इसे ऑब्टेन कर लिया जाता है, उसे काट लिया जाता है, तो विनोइंग किया जाता है। विनोइंग में भूसे को सीड से अलग करना होता है, यानी कि फूड ग्रेन्स को भूसे से अलग करना पड़ता है। और इसके लिए सीड्स को मीन्स बीज को काफ़ी ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और हवा जब तेज़ चलती है तो ऐसा किया जाता है ताकि तेज़ हवा से सीड्स जो भारी होते हैं, बीज भारी होते हैं, वो सामने गिर जाए और हवा से उड़ के थोड़ी आगे जाके भूसे गिरती हैं। इसके लिए जो है विनोइंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि तेज़ हवा ही चले, इसलिए थ्रेसिंग मशीन के थ्रू इसमें काफ़ी बड़े पंखे लगे होते हैं और इससे हवा निकलती है, और हवा निकलने से आसानी से इसे थ्रेसिंग करना, विनोइंग करना पॉसिबल हो पाता है। स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इतने क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद यदि अच्छे से स्टोरेज नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा मेहनत ख़राब हो सकती है। इसलिए इसे इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, नमी से, रेट से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से बचाने के लिए इसे सुखा कर रखी जाती हैं। और सुखा के रखी जाने से क्या होता है कि ये इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और फ्रेश क्रॉप जो होते हैं इसमें मॉइस्चर होती हैं, और मॉइस्चर तुरंत जो है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को जन्म देने लगती हैं। यहीं पे पहली सोचती हैं कि मैंने देखा है कि मेरी मम्मी जब भी, यानी मेरी माँ जब भी गेहूँ रखती हैं तो उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देती हैं। ऐसा क्यों? सूखी नीम की पत्तियाँ डाल देती हैं। तो सिंपल है कि जब नीम की पत्तियाँ जो है वो कीटनाशक के रूप में वर्क करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को मार देता है, इसलिए उसमें नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं। इसे स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए सॉइल फॉर स्टोरेज ग्रेन्स अनाज भंडारण है जो है वो अनाज भंडारण के रूप में इसे स्टोर किया जाता है। या फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनेज, भंडारण गृहों में अनाज का, यानी कि भंडार जहाँ पे होता है वैसी जगह में अनाज का भंडारण किया जाता है। वही है कि नीम की सूखी पत्तियों को यदि हम घरों में अपने अनाज में उपयोग करते रखते हैं तो अनाज जो है वो सुरक्षित रहता है ना। इसमें हम कुछ जो है केमिकल्स वगैरह भी डाल के रख देते हैं ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। फिर फूड फ्रॉम एनिमल, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क, काव, बफेलो, सी गोट एंड सी कैमल से हमें मिल्क मिलती है। यदि आप इसे कंप्लीट करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट द प्लांट you must have seen that like plant animal also provide different kinds of food। प्लांट एनिमल जो है वो डिफरेंट काइंड्स के फूड देती हैं। वहीं पे आप देखोगे कि कोस्टल एरिया में, यानी समुद्री किनारा में जो रहते हैं लोग, वो अपने फूड में मछली का उपयोग ज़्यादा करते हैं, फिश का उपयोग ज़्यादा करते हैं। We have just seen the process of crop producing involve a number of steps like selection of seeds। हम देखते हैं कि ये प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा नंबर में इसी स्टेप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड्स का काफ़ी ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है। When this is done on a large scale, जब इसे लार्ज स्केल, बड़े स्केल में किया जाता है ना, तो ये कहलाता है इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जब एनिमल्स को काफ़ी लार्ज स्केल में पाला जाता है तो ये पशुपालन कहलाता है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा
आहार है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे आपकी एक्सरसाइज हैं और इस लेसन में आपने क्या सीखा इसके बारे में, है ना, जो आप पढ़ चुके हैं उसी के बारे में समरी है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, कोशिश करें आप लोग इसे सॉल्व करने की।